नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज इन मोड पर। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसा लास्ट वीडियो आपने इससे संबंधित जो वीडियो देखे थे उसमें मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल थ्योरी, सेल हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया था। और इस वीडियो में जो आज मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए ये जो बना रहा हूँ, ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में है। ठीक है, आपको पता होगा कि जीवों का जो इवोल्यूशनरी ऑर्डर देखते हैं, विकास क्रम देखते हैं, तो उसमें कुछ एनिमल्स की जो सेल्स होती है वो काफ़ी प्रीमिटिव या आद्य प्रकार की दिखाई देती है, और कुछ एनिमल्स की जो सेल्स है वो काफ़ी विकसित प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो वहाँ पर केंद्रक की रचना के आधार पर जो सेल्स के प्रकार बताए गए हैं वो है दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, किसके आधार पर? केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब बायो इवोल्यूशन होता है, उस समय जब जीवन की उत्पत्ति होती है और ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है, उसके बाद सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की उत्पत्ति होती है। बाद में उसी प्रोकैरियोटिक सेल से कई चेंजेस के बाद, कई बदलाव के बाद यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्राथमिक कोशिका आप मान सकते हैं, ये बाद की कोशिका है जिसका निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से ही होता है। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ कैरेक्टर और यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर, एक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड देन लास्ट में मैं बताऊंगा डिफरेंस कैसे आप तैयार करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए फटाफट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को हम समझते हैं। प्रोकैरियोटिक के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये इधर, ताकि आपको एक साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। प्रोकैरियोटिक, और इधर मैं लिख देता हूँ यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड है? देखिए, फर्स्ट प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मीन्स होता है आद्य, प्राथमिक। ठीक है, प्रीमिटिव। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। सेकेंड इसका है कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसका न्यूक्लियस प्रीमिटिव हो, मतलब अविकसित प्रकार की संरचना में हो, वो कहलाता है प्रीमिटिव, मतलब आद्य प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। ठीक, वैसे ही यूकैरियोटिक को भी देख लेंगे आप। ये भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं यू। ठीक है, ये जो यू है इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड कह सकते हैं आप लोग। एंड देन कैरी ऑन मीन्स वही जो आप शुरू में पढ़े थे, न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब पूरी तरह से विकसित न्यूक्लियस वाले कोशिका को यूकैरियोटिक कहेंगे, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले कोशिका को हम प्रोकैरियोट कहेंगे। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो प्रिमिटिव होती है, प्राथमिक होती है, लेस डेवलप सेल्स होती है। केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, याद रखना आप लोग, मतलब इसके चारों तरफ केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अंदर कई महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, ये सारे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नोट करा देता हूँ आपके लिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये जानकारी के लिए। एक होता है कि ये काफ़ी प्राइमरी होता है, प्राथमिक कंडीशन में मिलता है, लेस डेवलप होता है, याद रखेंगे, लेस डेवलप सेल होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, केंद्र के चारों तरफ केंद्रक कला या अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। मतलब पहले मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर और एक होता है, वो एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। क्लियर है? इसमें कई महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेलिज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
और आप कह सकते हैं इसमें लाइसोसोम, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं इसमें। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और जितने प्रकार के बैक्टीरिया भेज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ही आते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर आप जाएं तो एग्जाम्पल में क्या क्या मिलेगा आपको, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या मिलेगा आपको, एक होता है बैक्टीरिया, वायरस, कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस, ऐसा कह सकते हैं। वायरस तो पूरा, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सॉरी, नीलहरी शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें अदर कैरेक्टर आप देख सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बनेगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए क्या क्या कैरेक्टर इसमें बनता है। ठीक है, कि आपने शुरू में पढ़ा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, क्लियर है। और इसके केंद्रक में जो केंद्रकी पदार्थ है, लाइकेज, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसमें आता है जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ये गोल द्विसूत्री श्रृंखलाकार रचना के रूप में बने गुणसूत्र के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र का बेसिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। मतलब ये किस रूप में मिलता है, क्या बोलेंगे इसको, डीएनए को किस रूप में है, अभी मैंने कहा कि ये द्विसूत्री श्रृंखलाकार, ठीक है, मतलब चैन लाइक स्ट्रक्चर में होगा, चैन लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, लाइनर भी बोल सकते हैं आप लोग, लाइनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें विकसित प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन नहीं, मतलब विकसित प्रकार का गुणसूत्र नहीं है इसमें, याद रखिए। ठीक है, इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S प्रकार का होगा, राइबोसोम जो मिलेगा वो 70S टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे, 70S प्रकार के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोलस ऊपर भी बताया था मैंने, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम ये दोनों एब्सेंट होते हैं, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका द्रव्य में विस्तारित होकर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह का काम करते हैं, विस्तारित होकर माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन करती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इनकी जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर इसमें नहीं बनता, स्पिंडल डज नॉट अपीयरिंग इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में स्पिंडल एब्सेंट होता है, स्पिंडल फाइबर एब्सेंट होगा, दिखाई नहीं देगा आपको। क्लियर है, एक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कि इसमें क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, फटाफट एक आउटर स्ट्रक्चर, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ जो दिखाई दे रही है, ये चारों तरफ का आवरण, इसको बोलते हैं आप लोग कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मध्य का आवरण, बीच का अंदर का भाग, ये इस प्रकार का। ठीक है, उसके बाद और अंदर आपको दिखाई देगा वो इस प्रकार का, देखो लेयर। ठीक है, इस बेस पे आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से याद कर सकते हो, आप
इसमें टच हो गया, ये ऐसा दूर से रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बाहर जो दिखाई देती है इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, कैप्सूल के अंदर जो दिखाई दे रही है मोटी वाली ये वाली भित्ति, इसको बोलेंगे वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी चेन इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब ये अंदर का जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, ये कहलाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ रेस्पिरेटरी चेन दिखाई देगा आपको। ठीक है, चारों तरफ आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ रेस्पिरेटरी चेन, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद रेस्पिरेटरी चैन। क्लियर है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है जो अंदर भरा हुआ रहता है, अधात्री, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अंदर होता है, भरा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब कोल्डेट फोल्डेड में आपको जो दिखाई देगा वो दोहरी कुंडली संरचना के रूप में, इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में आपको जो दिखाई देगा ये कहलाएगा डीएनए के रूप में, डीएनए के रूप में। ठीक है, और कुछ दिखाई देगा आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये कहलाता है आरएनए, आरएनए के रूप में होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम की यूनिट भी दिखाई देगी आपको। ठीक है, राइबोसोम की यूनिट इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है, ये जो यूनिट दिखाई दे रही है एक होता है 30S छोटा, ठीक है, छोटा वाला 30S, और एक बड़ा ये 50S, दोनों सब यूनिट है ऑफ राइबोसोम है, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, राइबोसोमल सब यूनिट ऐसा लिख सकते हैं, सब यूनिट इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। क्लियर है, तो आप पॉलीसोम इसमें इस अवस्था में दिखा दी, ये है पॉलीसोम, पॉलीसोम। ठीक है, कुछ ग्रेन्यूल्स ऐसे दिखाई देंगे आपको, ये जो ग्रेन्यूल्स होगा ये प्रोटीन का होगा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। ये है एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स का, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स ई कोलाई का डायग्राम है, याद रखेंगे। किसका है ये, ई कोलाई, ई कोलाई का डायग्राम है ये, याद रखेंगे। समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ यूकैरियोटिक सेल्स की ओर। यूकैरियोटिक सेल्स को शुरू में मैंने बताया था कि क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, इस बेस पे आप इसका डिफरेंस भी तैयार कर सकते हैं आप। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो इनसे काफ़ी विकसित होंगी, मतलब ये जो सेल होंगी वो सुसंगठित होंगी, वेल कंस्ट्रक्टेड कह सकते हैं आप लोग इसको, वेल कंस्ट्रक्टेड, सुसंगठित है और वेल डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है, याद रखेंगे, वेल डेवलप होती है, पूरी तरह से विकसित आपको अवस्था में दिखाई देगी। इसके केंद्रक की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, याद रखना। ठीक है, मतलब एक निश्चित केंद्रक कला प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। इसके अलावा जो अच्छा ये क्या है, देखिए इसमें एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़कर जितने भी प्रकार के एनिमल बच जाते हैं पृथ्वी पे सब यूकैरियोटिक एनिमल कहलाते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल कहलाएंगे। किसको छोड़कर, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेजेस, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी प्रकार के एनिमल बचेंगे सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स वाले एनिमल कहलाते हैं। क्लियर है। कुछ और इसके कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। देखिए क्या क्या कैरेक्टर, इनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, सेल ऑर्गेनेलीज जो होंगे ये वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड होगा, पूरी तरह से विकसित अवस्था में ही आपको दिखाई देगी। कौन कौन सा वेल डेवलप होगा, क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लाइसोसोम है, ये सब प्रेजेंट होगा, पूरी तरह से विकसित होगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंट ऐसा लिख देता हूँ मैं, विकसित और प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो क्रोमोसोम होता है वो डेवलप्ड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होता है वो डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड युक्त
न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको मिलेगा, इसमें न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण इनके विभाजन के समय तर्कों का निर्माण होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है इसलिए इसमें स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई देगा, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर आपको प्रेजेंट दिखाई देगा, उपस्थित दिखाई देगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इनकी जो सेल वॉल होती है पूरी तरह से विकसित होती है, सेल वॉल वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, और किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें राइबोसोम जो पाया जाता है वो ATS प्रकार का होता है, राइबोसोम्स जो पाए जाएंगे वो ATS टाइप के होंगे। ठीक है, किस प्रकार के होंगे, ATS टाइप के होंगे। तो ये था वो कैरेक्टर यूकैरियोटिक सेल्स का प्रोकैरियोटिक के बाद में। ठीक है, अब इस बेस पे आप इसमें डिफरेंस तैयार कर सकते हैं। लाइक केस अगर आप पहले डिफरेंस लेते हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, अगर आप डिफरेंस लेते हैं ठीक है, तो डिफरेंस के लिए मैं ऐसा तैयार कर देता हूँ, ये ऐसा। ठीक है, इधर प्रोकैरियोट है, इधर यूकैरियोट है, इधर प्रोकैरियोटिक, इधर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कैरेक्टर लेंगे, कुछ लक्षण लेंगे। जैसे हम एक लक्षण लेते हैं, इसमें सेल वॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, सेल वॉल लक्षण लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है ये कैसा है, कोशिका भित्ति उपस्थित तो है लेकिन ये कैसा है, सिंपल प्रकार का, साधारण प्रकार का, अमीनो शर्करा और म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई रहती है। ठीक है, इसमें किससे बनी हुई होती है, ये सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, ऐसा पढ़ेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट है, किससे बनी हुई होती है, अमीनो शुगर म्यूरेमिक एसिड से बनी हुई रहती है। लेकिन इसका जो सेल वॉल है ये भी प्रेजेंट होती है और ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है, सेल्यूलोज से निर्मित होती है। नेक्स्ट सेकंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट थर्ड, राइबोसोम की बारे में बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे जो कि 50S और 30S टाइप की सब यूनिट में बटी हुई रहेंगी। ठीक है, इसमें जो होगी वो ATS टाइप्स की होंगी, इसमें 60S और 40S प्रकार की सब यूनिट में बटी हुई मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। अब मैं एक साथ कुछ कैरेक्टर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब इसमें एब्सेंट होती हैं और ये सब इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर है, आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, सब भी चीज़ समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएंगे आप, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है ये DNA एंड RNA के रूप में तो होता ही है। ठीक है, इसमें केवल DNA के रूप में होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएंगे, क्रोमोसोम में जाते हैं आप। क्रोमोसोम में तो क्रोमोसोम कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड वाला दिखाई देगा आपको, सिंगल स्ट्रैंड वाला। ठीक है, नेक्ड DNA के रूप में दिखाई देगा, नेक्ड या नग्न DNA के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक से अधिक गुणसूत्र होंगे, मेनी गुणसूत्र दिखाई देंगे आपको, कई गुणसूत्र, कई क्रोमोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, DNA प्रेजेंट होगा और हिस्टोन प्रोटीन युक्त होगा, मतलब प्रोटीन के बने हुए होंगे। किसके बने हुए होंगे, प्रोटीन के बने हुए रहेंगे। क्लियर है, DNA इसमें द्विकुंडलित वलयाकार पाई जाती है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुणसूत्र बनता है, याद रखना, बहुत से DNA के अणु पाए जाते हैं इसमें। क्लियर है। फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात करते हैं
फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो ये थाइलेकॉइड के द्वारा होता है, थाइलेकॉइड के द्वारा होता है। और इसमें वेल डेवलप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप ले सकते हैं इसमें जो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इसमें जो श्वसन की क्रिया होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हैं। इसमें फ्लैजिला एक तंतु वाला होता है, इसमें 2 होता है। सेल डिवीजन इसमें असूत्री होता है, ए माइटोसिस बोलते हैं जिसको हम लोग, और इसमें समसूत्री या अर्धसूत्री हो सकता है, मियोसिस या माइटोसिस हो सकता है। ठीक है, अगर सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें, लैंगिक प्रजनन की बात करें तो इसमें अब्सेंट होगा, इसमें पाया जाएगा क्योंकि इसमें लिंग बनता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो इसमें अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। सेंट्रियोल इसमें अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे करके आप इसमें डिफरेंस भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इससे संबंधित बहुत बड़ा सवाल, बहुत सारे मात्रा में सवाल नीट वगैरह में पूछा जाता है, पैट वगैरह में पूछा जाता है। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको फेस करना होगा, आगे चलकर बायोलॉजी या साइंस बेस्ड होगा, उसमें यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।